मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रोफाइल, इतना बड़ा तजुर्बा मैन्युफैक्चरिंग का, तो एस्टोनिया क्यों डायरेक्ट सेलिंग में आई? बताओ आशीष गुलाटी जी, एस्टोनिया को डायरेक्ट सेलिंग में क्यों लेकर आए? देखिए, इनडायरेक्टली हम पहले भी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए, तो ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगा। बट यस, मैन्युफैक्चरिंग की, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, सप्लीमेंट्स, इन सब की इट इज़ माय थर्ड जनरेशन जो हम इन प्रोडक्ट्स में है। डायरेक्ट सेलिंग को मैं डायरेक्ट सेलिंग की नज़र से नहीं देखता हूँ। इट इज़ बेसिकली अ सेलिंग प्लेटफॉर्म। हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें हमें एक डायरेक्ट कस्टमर के साथ हम जुड़े रहते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मॉडल को भी दें, जब हम स्टार्ट करते हैं रिटेल लेवल पे, हमें रिटेलर से फीडबैक आती है, हमें रिटेलर पे खड़े हुए हमारे स्टाफ से फीडबैक आती है। इस केस में फीडबैक आप सब लोगों से आती है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इज एनी डिफरेंट देन एनी अदर सेलिंग मेथड्स। एंड जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े रहने की बात थी, तो हम इनडायरेक्टली तो जुड़े हुए थे, आप सभी लोगों से जुड़े हुए थे। अब ये है कि हम एक फ्रंट फुट पे, एक अच्छी टीम के साथ आप सबके सामने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेबल वे में आ रहे। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं इस पूरी जर्नी में मुझे लगता है एक सवाल और विक्रांत सर से करना चाहूंगी, और आफ्टर डेट मुझे लगता है कि मेरे चीफ मैनेजर भी मुझे कनेक्ट कर लेंगे। तो विक्रांत सर, जी सनम जी। मैं 14 ईयर से प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। मैंने इंटरनेशनल कंपनियों में काम किया है जो वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिशन देती है। ग्रैन्युलर न्यूट्रिशन की थ्योरी को मैंने हमेशा सुना, राइट। हर्ब, आयुर्वेद, प्रोबायोटिक्स, इनको मैंने सुना, लेकिन हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, ये क्या थ्योरी है और ये क्यों जरूरी है? मैं इस पे थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एस्टोनिया वन में इस थ्योरी को आप लेकर आए हैं। जी सौरभ जी, थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए। और मैं बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूं, जितने भी लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमें सुन पा रहे हैं, तो नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। बेसिकली जहाँ तक हेल्थ की और प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो इंडिया को आयुर्वेद का एक तरीके से फादर माना जाता है। और हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज है आयुर्वेद के बारे में, चाहे कोई पढ़ा है या कोई स्कूल गया है या नहीं गया, कॉलेज तक गया है या मेडिकल साइंस की पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी, हल्दी वाला दूध हर कोई जानता है, इसकी उसके गुण जानता है। नीम के कच्चे पत्ते खाने से क्या स्किन पे इफेक्ट आ सकता है, ये गुण जानता है। अश्वगंधा को बेसिकली जानता है, मुलेठी को जानता है। इट मीन्स हमारे जो कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो अपने आप में एक तरीके से वर्ल्ड को देने का काम इंडिया ने किया है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो न्यूट्रास्यूटिकल है, जो आज के टाइम पे लोगों की रिक्वायरमेंट बन गई है, जो चीज़ें आज जो अपने हेल्थ को अलग अलग वे से कस्टमाइज करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, अपनी डाइट को मैनेज करना चाहता है, तो आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है किसी की भी पर्सनल ग्रोथ में और पर्सनल हेल्थ में। तो न्यूट्रा के साथ जब तक हम ऐसी चीजें नहीं लाएंगे जो आज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। आज की रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली? आज जो थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे भी चाहिए विकास सर, पिछले, अब मुझे याद है कि पिछले नियर अबाउट 7 सालों से पहले भी देखिए, आप तो 8 साल हो गए आपको काम करते हुए, कंपनी खोलने के पहले से आप आपकी लाइफ में सब कुछ प्लानिंग, सब कुछ आपने मिलकर किया था निकिता के साथ में। तो वहां पे मुझे याद है कि आपने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया था हर्बो फूडस्यूटिकल। दुनिया ने पहली बार इस वर्ड ही पहली बार सुना था कि हर्बो फूडस्यूटिकल क्या होता है। और बहुत अच्छी तरीके से आज भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं भैया प्रोडक्ट तो वही चाहिए जो आप पहले दिए थे। 2-2 साल बाद लोगों ने दोबारा मेरे साथ ज्वाइनिंग किया, सिर्फ इस वजह से कि प्रोडक्ट दमदार थे, बार बार कस्टमर वही मांगते थे, तो लोग कंपनी छोड़ के गए, फिर वापस आए ड्यू टू प्रोडक्ट। ये आपकी आइडियोलॉजी हुआ करती थी। नाउ उस आइडियोलॉजी को कैसे डिफरेंट आप करते हैं? जो नया कॉन्सेप्ट अभी आप एस्टोनिया स्टार्ट कर रहे हैं, आपका मानना है कि पहली बार एक नया कॉन्सेप्ट को और हम अपग्रेड कर रहे हैं हर्बो फूडस्यूटिकल को हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के अंदर में, तो इन दोनों को थोड़ा डिफरेंशिएट करिए कि ये बेटर कैसे है, या सेम टू सेम है बस, या नया नाम ही है?
क्या है एग्जैक्टली? सो थैंक यू सो मच अखिलेश जी, आपने जो क्वेश्चन रखा है जरूर मैं आप इसका एक साइंटिफिकली जवाब देना चाहूँगा, पर इससे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। देखिए 2016 में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया और 2016 में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद सौभाग्य से मुझे साथ मिला मिस्टर DK सारंग जी का ओके लाइफ केयर के प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे मेरे लिए एक लर्निंग फेज रहा। पहला 1-1.5 साल मुझे समझने में लगा एग्जैक्टली, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ट्रेडिशनल मार्केट से कुछ चीज़ों में बहुत अलग है। जैसे यहाँ जो फीडबैक है वो सीधा लाइव मिलता है आपको, ऐसा नहीं है कि घूम फिर के क्वारी जाएगी। सीधा आदमी पकड़ के बोलता है सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें ये अच्छी चीज़ है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। तो 1-1.5 साल देने के बाद मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली लोगों की जो रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट सेलिंग में वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो जनरल प्रोडक्ट और जेनरिक प्रोडक्ट आते हैं। उस आदमी की रिक्वायरमेंट है वो लेमैन आदमी है जो डायरेक्टली किसी से प्रोडक्ट शेयर कर रहा है, अपना प्रमोट कर रहा है, वो लेमैन आदमी है। हो सकता है उसने साइंस कभी पढ़ा ही ना हो, तो उसके सामने एक ऐसी चीज़ें लेके आनी थी कि उसको प्रमोट करने में आसानी, जो आराम से किसी को भी बता पाए कि मेरा ये प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है टेलर फिट प्रोडक्ट देने की बात यहाँ पे वो बोल रहा था, यानी कि कस्टमाइज स्पेशलाइज प्रोडक्ट की यहाँ पे बात वो डिमांड कर रहा था। तो स्पेशलाइजेशन वहाँ हर्बो फूडस्यूटिकल में हम लेके आए। स्पेशलाइजेशन क्या थी? देखिए साइंस हमेशा सेफ्टी से चलती है, साइंस हमेशा फॉर्मुलेशन से चलती है, साइंस हमेशा टेक्नोलॉजी से चलती है। तो कहने को तो जितने भी इंग्रेडिएंट ये सारे के सारे पब्लिश्ड हैं, आप कहीं ना कहीं साइंस में बुकों में पब्लिश्ड हैं, पर इनको इकट्ठा करना, उस तरीके से डिजाइन करना, ये अपने आप में एक इनोवेशन वहाँ पे रहा। और इसका क्रेडिट मैं हमारे उन सभी प्यारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे जो हमारे साथ वहाँ पे उस जर्नी में रहे, उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि ये लैब से नहीं लेके आया मैं, ये फील्ड से लैब में लेके गई और लैब से वापस ये फील्ड में आया। तो इसको कहते हैं रिवर्स इनोवेशन। रिवर्स इनोवेशन हुआ लोगों की नीड का, और लोगों की नीड थी इजी समझने में हो, इजी बताने में हो, इजी खाने में हो, और एक प्रोडक्ट की बजाय मल्टीपल प्रोडक्ट की बजाय 1 या 2 प्रोडक्ट में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो हमने इसमें सबसे पहले सेफ्टी और इनोवेशन क्या किया कि खिलाने से पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि वो डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। और आज आप देखेंगे पूरे नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, चाहे फैटी लिवर की बात करें, हाइपर एसिडिटी की बात करें, IBS की बात करें, कॉन्स्टिपेशन की बात करें, सो मैनी टाइप ऑफ, या अल्सर, पेप्टिक अल्सर, सो मैनी टाइप ऑफ डाइजेशन प्रॉब्लम आज लोगों को है। तो आप सप्लीमेंट खिला रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट खिला रहे हैं या नेचुरल डाइट खिला रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा वो डाइजेस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट टाइम इन डायरेक्ट सेलिंग और फर्स्ट टाइम इन न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री हमने हर सीरीज में बेस लेवल में प्रोबायोटिक स्पोर को डाला। प्रोबायोटिक आप जैसे जानते हैं दूध से जो दही बनाने वाले हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रोबायोटिक बोलते हैं। वो हमारे बॉडी में जाके हमारे फूड जो खा रहे हैं उसको अच्छे से पचा रहे हैं और अच्छे से उसको डिटॉक्स भी कर रहे हैं, यानी कि आप स्टूल को अच्छे से पास आउट भी कर सकते हैं, फ्रेश अच्छे से हो पाएंगे। तो और आपने एक नेचुरोपैथी में और सभी बुजुर्गों से सुना होगा कि हर बीमारी की जड़ कहीं ना कहीं पेट से होके जाती है। इवन ये जब आप जनरली सुनते हो तो आपका मूड भी वो डायरेक्टली आपके गट से कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपका दिमाग सही रहे और आपका पेट सही रहे। इसका सॉल्यूशन चाहिए था लोगों को। हमने प्रोबायोटिक ऐड किया और बताया कि आपको हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक दे रहे हैं। अब डाइजेशन के बाद वो ब्लड में जाता है और ब्लड से वो सेल में जाता है। अब ब्लड में जाने के बाद और सेल में अब अनवांटेड टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन से आ रहे हो, चाहे पेस्टिसाइड से आ रहे हो, चाहे हमारी बॉडी में खुद वो डेवलप हो रहे हो, लाइक स्ट्रेस के कारण एक तरीके से हमारे जो फिजियोलॉजी चेंज होती है या हार्मोन लेवल पे जो चेंज आता है वो भी हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं फास्ट एजिंग और कई क्रोनिकल बीमारियों की तरफ लेके जाता है। तो इसके लिए हमने सेकंड चीज अपने फॉर्मुलेशन में इनोवेट की, ऐड करने की बात की, वो थी एंटीऑक्सीडेंट। तो हमने एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड किया। उसके बाद हमारे पास वर्षों से एक सेफेस्ट मेथड है जो खजाना है हमारे हर इंडियन के पास, जिसको हम आयुर्वेद बोल रहे हैं, उसको हमने एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लिया है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे नोट करने वाली बात एक्सट्रैक्ट फॉर्म। एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मल्टीपल हर्ब्स को ऐड करके उसका जैसे होता है टीम वर्क, ऐसे ही आयुर्वेदा का टीम वर्क करवाने की बात की कि जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को, वो आयुर्वेद में बहुत ऐसी स्टडी हैं, बहुत ऐसे हर्ब्स पे स्टडी हो चुकी है। साइंस ये बोलती है कि इनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है,
इवन कुछ चीज़ों को रिवर्स भी किया जा सकता है जो आज सिम्टम्स आ रहे हैं लाइफस्टाइल से। तो इनको करने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया, एक अच्छा एक्सट्रैक्ट में एक अच्छा कॉम्बिनेशन डाला गया। अब आपने अखिलेश जी बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्टों के बारे में ये सुना, जब तक खाते हैं तब तक असर आता है। तो हमारे सामने ये भी चैलेंज था कि इसको बहुत जल्दी वापस से रिवर्स ना आए, तो इसके शरीर में कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। और आज कॉमन डेफिशिएंसी आप पूरे इंडिया में देखेंगे B12, विटामिन D3, ये इतनी कॉमन डेफिशिएंसी है। आयरन फोलिक एसिड की तो आपने सुना ही होगा, पर B12 और आपका D3 ये तो बहुत कॉमन है। प्रोटीन और इन चीज़ों की तो बात छोड़िए। तो ऐसी चीज़ों को हमने जो ICMR की डाटाज हैं, जो हमारी RD वैल्यू जो इंडियन की है, हमारी डाइट हैबिट्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने अपने फॉर्मूला में बेसिक लेवल पे वाइटामिन और मिनरल्स का मिक्स ऐड किया कि उसकी डेफिशिएंसी भी साथ में कवर हो जाए। तो 4 चीज़ें हुई, डाइजेशन, डिटॉक्स और आयुर्वेद से हीलिंग और फीलिंग आपका फूड से। अब वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट कुछ ना कुछ इनोवेट करता रहता है। और आज के टाइम पे आप देखेंगे, आपसे जो पैदा हुए बच्चे हैं उसमें क्या जाता है, उसमें जाता है DNA, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन DNA जाता है। आपकी शकल आपके मदर फादर पे, आपके हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स पे भी कुछ फीचर्स मिलते हो। आपकी कितनी हाइट होगी, आपका कलर क्या होगा, आपके हेयर का कलर क्या होगा, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये कोड कहाँ से आ रहा है? जैसे आप तो अखिलेश जी कोडिंग वाले हैं कि भाई कोई भी फीचर सॉफ्टवेयर पे कहाँ से आता है? बैकअप कोडिंग से आ गया। कोडिंग जो है ये DNA में होती है। ये अपने माँ बाप से आनुवंशिक जो गुण आते हैं वो DNA लेके आता है। वो कोडिंग यहाँ पे आके एक्सप्रेस होती है। तो छोटा सा बच्चे में वो उसके कोडिंग पे लिखा है इसकी कितनी हाइट, स्किन का कलर, ये सारी चीजें। इसका मतलब ये है DNA ही वो पार्लियामेंट है जो सारे कानून बना रही है हमारी बॉडी के। इसका मतलब हर फीचर DNA से कंट्रोल्ड है। पर DNA के लिए आज हम देख पा रहे पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स, पोल्यूशन, सो मेनी टाइप ऑफ टॉक्सिन्स जो हमारी सेल लेवल पे दिक्कत कर रहे हैं। और आज कैंसर जैसी बीमारी, आज आप देखेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कितने बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं DNA के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। और विद द एज DNA की जो इंटीग्रिटी है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लूज होना स्टार्ट होती है, जिसके कारण उसका एक DNA से दूसरा DNA नहीं बनता। और दूसरा नहीं बनेगा तब तक रीजनरेशन नहीं रहेगा। 35 साल के बाद ऐसा अभिशाप क्या हो जाता है कि हमारी स्किन लूज पड़ जाती है, हमारी हड्डियां कमजोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है। 35 साल में तो आदमी और समझदार हो जाता है, डाइट भी अच्छे से समझता है। ऐसा क्या होता है? कोई शराब तो नहीं दे रहा कोई हमें 35 साल के बाद? नहीं, ये DNA का ही रोल है कि जो हमारा मिथाइलेशन है DNA में और डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन है, इसमें चाहे तो सप्लाई का कम आना या ऐसे टॉक्सिन्स का आना जो इसकी इंटीग्रिटी के साथ और इसके एक्शन के साथ इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से आज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और बहुत सारी क्रोनिकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। सो इसलिए मैं हमेशा कहता था, जब फसलों की बात थी, तो जब अच्छी फसल होगी तो अच्छी नस्ल होगी। और नस्ल अच्छी करने के लिए आपकी DNA की हेल्थ बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो हम जो अब सीरीज लेके आ रहे हैं, 4 चीज़ें तो उसमें पहले थी, अब 5वीं भी हमने ऐड ऑन कर दी है। उसमें जीनोम के लिए, DNA के लिए कौन सी चीज़ें उसमें बेटर हो सकती हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं आजकल NMM के बारे में बहुत बात चल रही है, TMG ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन के बारे में बात चल रही है, सेलेनियम उनमें से एक है, विटामिन B12 उनमें से एक से, और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो DNA की हेल्थ को बेटर करते हैं। वो चीज़ें हमने 5वें नंबर पे, 4 तो पहले थी, 5वीं प्लस की है। और मेरा मानना है आज की जो साइंस है, आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कल को आउटडेटेड हो जाएगी और हमें अपडेट होने की हमेशा जरूरत होती है। सो दिस इज द अपडेशन वर्जन ऑफ हर्बो फूडस्यूटिकल से लेके हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में हम आए हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक सवाल सर और पूछना चाहूंगा। पहले ये फार्मुलेशन क्या होता है, क्योंकि अभी कोई शख्स का मैं वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि ये सब कुछ नहीं होता, वो लिखा है किताबों में, उसको मिला लो हो गया, घर बना लो सब दवाई। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक सवाल तो पहले आसिफ सर से है, सर इतनी फैक्ट्री आपने खोला क्यों? सारे अपनी घर में कूट के दवा बना सकते हैं, ऐसा होता है क्या? ये फार्मुलेशन क्या होती है? ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतनी बड़ी फैक्ट्री कि मुझे लगता है कि पूरी फैक्ट्री को देखना हो तो मुझे लगता है 2.5 घंटे से ऊपर लग जाएगा सारी यूनिट देखते देखते। तो सर ऐसा क्या है, जैसे इकोसॉर्ट, कॉस्मोस या फिर US FDA, ये कुछ 2 सवाल 2 लोगों के लिए है। सबसे मैं पहले आसिफ सर से पूछना चाहूंगा, ये इकोसॉर्ट, कॉस्मोस और US FDA, इसकी वैल्यू सर कितनी है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कोई भी सर्टिफिकेट ले सकता है। तो थोड़ा सा इसमें प्रकाश सर पहले आपसे डालना चाहूंगा, फिर विकास सर आऊंगा आपके पास।
अखिलेश जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा है जो आप ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लोग अपने घर में बना लें, तो ये बहुत ही ये अनपढ़ों वाली बात है। मैं आपको क्लियर भाषा में कहूँगा तो इसमें ये पढ़े लिखे इंसान ऐसा नहीं बोलता। दवाई एक ऐसी चीज है आज की डेट में जिसपे सरकार की हर कोई भी कंट्री सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है, जिसमें से सबसे स्ट्रिंजेंट आप सबने सुना है यूएस रहता है। यूएस एफडीए एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सर्टिफिकेशन है। वो डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि उसको हर कोई अचीव नहीं कर सकता, उसको अचीव करने के लिए इतने ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं जो आपको अपने मेडिसिन में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना पड़ता है, आपको क्रॉस कंटेमिनेशन को बचाना पड़ता है। आपके पास अगर एक फैक्ट्री में 50 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट बनने के बाद दूसरा प्रोडक्ट जब उसमें आता है तो उसमें किस तरह से क्लीनिंग की जाती है, हर बैच की एक प्रॉपर टेस्टिंग होती है। जब हम एक वैसल हम घर में सब्जी बनाते हैं, आप बर्तन को धो के रख देते, बर्तन को धोने के बाद उस पर वापस दोबारा सब्जी बनती है, आपको क्या पता वो कितना धुला है कितना नहीं धुला। हमें उस बर्तन की, उस चम्मच की हर चीज का स्वॉब एनालिसिस करके, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करके उसका एक टेस्ट किया जाता है कि उसमें कहीं पुराने मेडिसिन के, पुराने प्रोडक्शन वाले मॉलिक्यूल के फॉर्मुलेशन के कुछ इंग्रेडिएंट्स रह तो नहीं गए, हमारे वॉशिंग वाले डिटर्जेंट, सोप या उसके किसी भी केमिकल का कोई पार्टिकल तो नहीं रह गए। तो all these things are essential in good manufacturing practices. This is GMP. Good manufacturing practices law was made in India in 1981. अब GMP अपडेट हो रहा है, GMP के बाद आया शेड्यूल M। इसी तरह से इंडिया और सारी कंट्रीज अपने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अपग्रेड करती। When we talk about US FDA, तो वो यूएसए का डिफाइंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का लॉ है। उनके लॉ को फॉलो करना सबसे ज्यादा मुश्किल है वर्ल्ड में, इसीलिए वो सबसे ज्यादा मुश्किल है उसको वो सर्टिफिकेशन ले पाना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यूएस एफडीए, पूरे नॉर्थ इंडिया में 4 यूनिट्स हैं जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। देयर आर ओनली 4 यूनिट्स इन नॉर्थ इंडिया, जबकि पूरे नॉर्थ इंडिया में 4000 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उसमें से खाली 4 यूएसएफडीए अप्रूव्ड क्यों है? अगर उतना ही आसान है तो हर कोई ले ले। तो यूएसएफडीए इज जस्ट वो आपकी क्वालिटी सिस्टम्स को डिफाइन करता है। अगर हम मार्केट में जो लोग समझते हैं इस चीज को, अगर हम किसी को बोलते हैं कि यूएसएफडीए अप्रूव्ड यूनिट है, तो वो आपको उस कैटेगरी में देखता है कि उस कैटेगरी में नॉर्मली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आ पाना इतना आसान नहीं होता। लोगों को 5-5, 7-7 साल लग जाते हैं एक ही फैक्ट्री में बिना काम किए सिर्फ यूएसएफडीए के क्राइटेरिया को मीट करने के। सो इट इज नॉट एज इजी एज इट इज सेड कि यूएसएफडीए है। उसके पीछे इतनी मेहनत, इतने लोग, एक प्रोडक्ट, हम जब अब कभी भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसका एक बैच मैन्युफैक्चरिंग और बैच पैकिंग रिकॉर्ड होता है। मैं अभी टेस्टिंग में नहीं जा रहा हूँ, दिस इज ओनली रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के लिए फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट वी हैव टू फिल एटलीस्ट अराउंड 240 पेजेस, 240 पेज भरे जाते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उसमें हर चीज आती है, वो उसकी जन्म कुंडली है उस प्रोडक्ट की, उससे पहले क्या बना, किस मशीन पे बनाया गया, किस प्रोसीजर से बना, क्या इंग्रेडिएंट्स लिए गए थे, उन इंग्रेडिएंट्स का इंडिविजुअल एक एक टेस्ट, वो टेस्ट किस पैरामीटर से किया गया, वो टेस्ट यूएस फार्माकोपिया के हिसाब से किया गया, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से किया गया, यूरोपियन फार्माकोपिया के हिसाब से किया गया, या इन हाउस मेथड से किया गया। अगर आपने कोई इन हाउस मेथड से किया है तो आपने उस मेथड को वैलिडेट किया है या नहीं, वो मेथड करेक्ट है या नहीं, उसकी वैलिडेशन का एक अलग से प्रोसेस है। सिमिलरली किसी भी मेडिसिन, चाहे वो हर्बल हो, फूड हो, कॉस्मेटिक हो, सबके लिए लॉ सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट अगर आप जीएमपी को फॉलो करते हैं तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको हर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डेटा रखना होता है। वो स्टेबिलिटी डेटा एक्सेलरेटेड भी हो सकता है 6 महीने का, और फुल टाइम 3 ईयर का भी हो सकता है, जितनी हम उस पर शेल्फ लाइफ देते हैं। हमें एक प्रोडक्ट को डिफरेंट कंडीशंस में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमने एक दवाई बनाई,
हम किसी और को ब्लेम करेंगे उस वजह से खराब हो गई, या आपको असर नहीं कर रही तो उसका कारण हमारे पास हर चीज का जवाब होता है। प्रोडक्शन यूनिट में हर चीज का जवाब होता है। हम उस मेडिसिन को एक्सट्रीम लो, एक्सट्रीम हाई, हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, सारे टाइम जोन के हिसाब से स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि हर वेदर में स्टेबल रहेगी या नहीं। ये स्टेबिलिटी डेटा होने के, दैट दिस इज पार्ट ऑफ US FD, and right now this is part of Indian Pharmacopoeia as well। जो 2023 में अमेंडमेंट्स आई है, आज की डेट में इंडियन लॉ में अमेंडमेंट्स आ चुकी, और उस अमेंडमेंट्स के कारण आपको ये स्टेबिलिटी डेटा रखना कंपलसरी। एंड अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें जो छोटे यूनिट्स हैं जो अभी उस स्टेबिलिटी को बनाने के लिए केपेबल नहीं है, either they will have to upgrade or they will be wiped out from the market। आज के डेट मार्केट में आप अगर जाओगे, there are regions, हजारों मैन्युफैक्चरर बैठे, बट हर कोई US FDA ले नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये सारे पैरामीटर फॉलो करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन, जो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आपको उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस इन दैट, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व इन दैट। वो नॉलेज अचीव करना, उसको डिलीवर कर पाना इज नॉट अ कप ऑफ टी। एंड कमिंग टू EcoCert, similarly EcoCert is a French certification on cosmetics। EcoCert Cosmos is a certification, actually I would say this is highest form of certification in cosmetic। कॉस्मेटिक में EcoCert Cosmos से ऊपर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है वर्ल्ड में, ग्लोबली। एंड आज हमारे कॉस्मेटिक्स, हमारे ड्रग्स US जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, ये 3 द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में जा रहे हैं। That means we are capable to deliver all across the globe। And Yes। हम ये चीज इसीलिए अचीव कर पाए हैं because there is a standard practice for all the countries across the unit। हमारी फैसिलिटी में अगर वो प्रोडक्ट नेपाल जा रहा है, USA जा रहा है, या चेन्नई जा रहा है, उसके लिए एक ही प्रोसीजर है, एक ही टेक्नोलॉजी है, एंड सेम सिस्टम फॉलो होता है सारी चीजों के लिए। तो ये कहना बहुत ही मैं कहना नहीं चाहता, ये वर्ड अनपढ़ वाली बात है, बट जिनको नहीं पता उनको ये सब कहने से ना, इट इज नॉट, ये टेक्नोलॉजिकल चीज है। तो जिसकी नॉलेज में नहीं है, जो उस चीज को नहीं समझता, वो इसी तरह से बात करेगा कि ये तो कोई भी कर सकता है। एंड अगर ये कोई भी कर सकता है, तो पूरे इंडिया में कुल 9000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। उस 9000 में से सिर्फ 130 US FDA अप्रूव्ड क्यों है? वो 9000 के 9000 US FDA सर्टिफिकेशन क्यों न लेंगे? राइट राइट सर, राइट। क्या बात है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि हम फूड सप्लीमेंट की बात करें तो वी हैव US FDA जो वर्ल्ड की हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, और जब पर्सनल केयर या स्किन केयर की बात करें तो हमारे पास जो EcoCert Cosmos है वो उस कैटेगरी का हाईएस्ट सर्टिफिकेशन, राइट? करेक्ट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। विकास सर, फिर वहीं पे लौट के आऊंगा कि आपके हिसाब से फार्मुलेशन क्या है? प्रैक्टिस समझ में आ गई, क्योंकि फार्मुलेशन क्या ऐसा है क्या कि पढ़ के हम 4 चीज को मिला दिए, किसी फैक्ट्री में बनवा लियो फार्मुलेशन है, या कुछ वाकई में उसमें हम कुछ करते हैं फार्मुलेशन में कुछ स्टैंडर्ड? अखिलेश जी देखिए, डायरेक्ट सेलरों के साथ पिछले 7 साल से मेरी गुफ्तगू रही है और बड़ा अच्छा प्रेम उनके साथ रहा है और हमेशा ही रहेगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। मैं आपको फिर से, क्योंकि मुझे पता है उनको कैसे समझ में आता है, आप कोई भी लिरिक्स खोलिए सोनू निगम की, मोहम्मद रफ़ी की, पहले उसको सुनिए और फिर गा के दिखाइए। पहले तो उसको लिरिक्स को पढ़िए, फिर सुनिए, फिर गा के दिखाइए। हर चीज की एक्सपर्टी होती है, ऐसे नहीं है। किताबों में सब कुछ लिखा है। मैं कैल्शियम का जन्मदाता नहीं हूँ, मैं विटामिन B12 का जन्मदाता नहीं हूँ। एवरीथिंग इज विक्रांत जी, मैं कुछ चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी, मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी लोगों से
इंडिया में डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारी है, और डायबिटीज की गोली एक ऐसी चीज होती है जिसको खा के आपको तुरंत आपकी शुगर डाउन होनी चाहिए, या उसमें एक फॉर्म होती है विच इज कॉल्ड सस्टेन्ड रिलीज, मतलब वो गोली 8 घंटे में रिलीज होगी या 12 घंटे में रिलीज होगी। तो वो 8 घंटे में रिलीज पैटर्न है जो, वो केमिस्ट डिसाइड करता है, वो केमिस्ट की फॉर्मुलेशन होती है। दवाई में तो मेटफॉर्मिन डला है, वो मैं भी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हो, विक्रांत जी भी डाल सकते हैं, और कोई भी XYZ बंदा डाल सकता है। लेकिन उस दवाई को स्टेबल कर पाना, उस बॉडी में 8 घंटे में रिलीज कर पाना, ये एक कला है जो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की होती है। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। एंड आपने ये बहुत कॉमनली सुना होगा अपने घरों में भी, बहुत अक्सर लोग ये बात करते हैं, मुझे ये दवाई असर नहीं की, मुझे ये वाली दवाई बेहतर असर करती है। आप सबने ये बात सुनी होगी, बहुत कॉमन सी चीज है। यस यस तो ये क्यों है? ये एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हर दवाई का एक डिसोल्यूशन पैटर्न होता है। जब कोई भी टैबलेट या कैप्सूल या पाउडर बनता है, वो बॉडी में कितने समय में डिसॉल्व होगा, कितने एसिडिक, हमारे पेट में एसिड होता है, जैसे ही गोली पेट में जाती है तो वो कितने समय में एसिड में डिसॉल्व होगी, वो 5 मिनट में हो रही है, 2 मिनट में हो रही है, 40 मिनट में हो रही है, इसका बहुत बड़ा फर्क रहता है। एंड ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता। लेमैन क्या सोचता है कि मैंने पैरासीटामोल खा ली, मेरा बुखार ठीक हो जाए। वही आदमी, वही बुखार, एक कंपनी की पैरासीटामोल 10 मिनट में बुखार उतार रही है और एक कंपनी की 25 मिनट में बुखार उतार रही है। उसका फर्क है वो दवाई के बनाने में, उस दवाई की फॉर्मुलेशन में फर्क। अगर आप कोई भी टैबलेट उठा के देखोगे तो एक टैबलेट एवरेजली 1 ग्राम वेट करती है। उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं वो 400 या 500 mg के होते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द टैबलेट। जो बाकी का 50 से 60% होता है वो फैक्ट्री की कला है, वो साइंस, वो नॉलेज ऑफ एक्सीपेंट्स है जो आपकी बॉडी में डिसोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं कि ये दवाई किस तरह से एक्ट करेगी आपकी बॉडी में। हर इंग्रेडिएंट का, चाहे वो विटामिन्स हो, सप्लीमेंट्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, उसका एक मोड ऑफ एक्शन होता है। हमारे पेट में जाके L-arginine किस तरह से डिसॉल्व होने वाला है, वो डिसोल्यूशन को बेटर बनाना या उसको फेल करना, वो फॉर्मुलेशन केमिस्ट का काम। मैं आपको ऐसी टैबलेट बना के दे सकता हूँ जिसमें दवाई तो पूरी है, टेस्टिंग में भी पूरी है, लेकिन वो इतनी सख्त होगी आपके पेट में जाके स्टूल से पास हो जाएगी, वो बॉडी में डिसॉल्व नहीं होगी। उस दवाई का हमें क्या फायदा? सही बात। तो डाल तो कोई भी सकता है, तो लेकिन बना हर कोई नहीं सकता। आशीष जी की बात को मैं एक्सटेंड करूंगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, गाने भी किताब में लिखे हुए हैं पर गाने नहीं आते। हार्ट की सर्जरी भी किताब में लिखी हुई है पर करवाओगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि बोला मैंने पढ़ा है और मैं आपसे सर्जरी करवा लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एग्जैक्टली होता क्या है, सारी चीज पढ़ने के बाद ही एक्सपर्टी आती है। और जहां तक फॉर्मुलेशन की बात होती है, देखिए, आप जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लिए वो किताब है। जब नॉलेज हो जाएगी फिर धीरे धीरे एक्सपर्टी होनी स्टार्ट होगी। तो लास्ट टाइम भी मैंने बोला कि भी मैं लैब से बेसिक साइंस पढ़ के आया, न्यूट्रिशन साइंस पढ़ के आया, मॉलिक्यूल की बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के आया, उसके बाद मेटाबॉलिज्म पढ़ के आया हूँ, ये सारी कलाएं सीख के आया हूँ। यहाँ आके मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, लोगों ने मुझे बताया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसको मैंने अपने इंटेलेक्चुअल में लिया और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। अकेला नहीं हूँ मैं, अकेला तो एक होता है ना कि एक्टर रोल प्ले कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। जैसे ये सारी चीज़ों का स्पेशलिस्ट मैं नहीं होता। बहुत बार आशीष जी के साथ गहन डिस्कशन चलता था, वो केमिस्ट, फॉर्मुलेटर केमिस्ट जो बैठता था उसके साथ डिस्कस चलता था, इस मॉलिक्यूल को हमने 2 घंटे में रिलीज करवाना है, इसको इसके बिट्स बनाने हैं तो कैसे रिलीज होगा, कैप्सूल में जाएगा या टैबलेट बनेगी, पाउडर में भेजें। तो ये सारी चीज़ें साइंस है। और फॉर्मुलेशन में ये कहता हूँ, अब ये हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स कहाँ से आ रहा है, ये भी नेक्स्ट जो चीज़ें हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और कैंसर जैसी चीज़ें जो आ रही हैं, ये हमें डीएनए और जीनोम न्यूट्रिशन के बारे में बोल रही हैं। और बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे जीनोमिक न्यूट्रिशन की बात होनी स्टार्ट हो गई है, जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स की लोग बात कर रहे हैं। यदि
ये चीज़ें बात हो गई हैं। और एंटी एजिंग पे तो मैं कह रहा हूँ इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आज लोगों की एजिंग जो है, आप बर्थडे बना रहे हो 40 का, लग रहे हो 60 साल के, यानी कि आपका लग रहा है कि पेंशन वाला आदमी बर्थडे करवा रहा है, रिटायरमेंट का बर्थडे बन रहा है 40 साल का। तो यहाँ पे साइंस ना तो कभी हारा है और ना कभी हारेगा। तो साइंस हमेशा जीतता है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान में इतना ही फर्क है, ज्ञान सबके पास है, विज्ञान किसी किसी के पास। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन सब भाइयों का भी स्वागत है जो फॉर्मुलेशन को अपनी बता रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ, मैं सपोज करो अखिलेश जी, आप ब्लड डोनेशन कैंप में एक पाउच आप अपना ब्लड दे आए, चढ़वाने के बाद भी बंदा ये ना बोले कि मेरे को तो मेरा ही ब्लड है, मैंने तो इतना ही सा लिया है। तो चाहे इतना ही सा सही हो, हमारा कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूशन रहेगा। और मैं कहता हूँ, ये मैं अपना नहीं मानता, ये सभी का मानता हूँ, इसमें आप लोगों का भी इसमें रोल रहा है। जहाँ मैं सीख के आया वो पिछले वाले गुरुओं का भी रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन साइंटिफिक थे, उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। क्योंकि जिंदगी है ना, सीखने का एक नाम है। आप सीखना बंद कर देंगे तो आप तैरना बंद कर देंगे किसी भी फील्ड में। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, फॉर्मुलेशन हो या वो किस चीज़ पे, उसके ड्रिवन फोर्सेस क्या, वेक्टर क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे बिठाना है, कैप्सूल में, टैबलेट में, पाउडर में, सिरप में, ये सारी की सारी चीज़ साइंस होती है। और ये यकीन रखिए, कुछ ना कुछ अपडेट करके ला रहे हैं। पिछले वाला भी बहुत बेहतरीन है, उसको भी हमने अपने ज्ञान और कर्म के खून पसीने से सींचा है, तो गलत नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ, यदि मिले उस प्लेटफॉर्म पे तो जरूर खा के देखना, आपको जरूर असर करेगा। यदि ना मिले तो उसका अपग्रेड वर्जन चाहिए तो जरूर आप लोगों का वेलकम रहेगा। और मेरी तो ब्लेसिंग जिसके साथ मैंने काम किया सबके साथ। चलो सर, तो एक काम मैं कैंसिल करता हूँ। मैं चरक संहिता खरीदने वाला था कि कुछ प्रोडक्ट बना के मैं भी डब्बे में भर के बेचूंगा। चलिए, वो कैंसिल हो गया। सुनो, मैं चाहता हूँ अगला एक सवाल तो आपने पूछा था, पहले वो आप पूछो। आशीष जी से स्पेशली एक सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं चाहूँ आप सुनो, आप पूछो उसको। मैं दोबारा से एक सवाल पूछ लेती हूँ आशीष जी से कि आशीष सर, पहले तो स्वागत इस फेसबुक लाइव में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त निकाल के हमें दिया। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 12-13 साल से हूँ, और इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे पार्ट देखे। लेकिन जब मैं आपसे मिली, मैंने जब एस्टोनिया को देखा, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि यार, ऑलरेडी एक प्रोफाइल, ऑलरेडी एक वैल्यू क्रिएटिंग पर्सन, और नाम है और एस्टोनिया ऑर्गेनिक का, मेरे पहचान में कुछ नोन है जो फैक्ट्री कनेक्टिंग लोग हैं, तो आपकी प्रोफाइल को देखकर वो प्रभावित है, आपके क्लाइंट्स को देखकर वो प्रभावित है। तो मतलब एक सवाल आया जहन में कि आशीष गुलाटी जी डायरेक्ट सेलिंग में क्यों, एस्टोनिया डायरेक्ट सेलिंग में क्यों, क्या रीजन है, क्या रीजन है? पूनम जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग से मेरा रिश्ता सच बताऊं तो 2019 में जुड़ गया था। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज मार्केट है, आप समझो। डायरेक्ट सेलिंग कुछ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, या हम, अगर हमारे पास कोई प्रोफाइल है, हमें तो मार्केट में अपना प्रोडक्ट, अपनी नॉलेज को बांटना है थ्रू आर प्रोडक्ट्स। अगर हमारे में कैपेबिलिटी है टू मेक गुड प्रोडक्ट्स, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, अगर हम मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट उतार सकते हैं, तो आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप यहाँ डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े। विक्रांत जी ने ये बात कही थी, आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। हम जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग से चलते हैं, हमें फीडबैक आता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद। आज हमने प्रोडक्ट मार्केट में उतारा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, स्टॉकिस्ट होंगे, रिटेल पे जाएगा, रिटेल के बाद कंज्यूमर लेगा। 6 महीने बाद जब वो नहीं लेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये आपका प्रोडक्ट सक्सेस हुआ या फेल। एंड डायरेक्ट सेलिंग में आपको आपके प्रोडक्ट का सक्सेस रेट और फेलियर रेट दोनों ही तुरंत पता चलते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर से जुड़े हो। एंड मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं हो सकता। अगर हम मार्केट को बढ़िया प्रोडक्ट दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं, सर्विस को प्राइम रख के चल रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वॉल्यूम जनरेटिंग बिजनेस। आप कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टडी करोगे
तो आप यही देखोगे कुछ कंपनीज बहुत ऊपर चली गई हैं और कुछ बहुत ही नीचे रह गई हैं। उसका कारण है आइदर दे फेल्ड ऑन द प्रोडक्ट और दे फेल्ड ऑन द सर्विस और दे फेल्ड ऑन द नेटवर्क। अगर आप तीनों चीजों का आपका प्रोडक्ट मिक्स अच्छा है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में टॉप 5 में जाने से, टॉप 2 में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक्सेलेंट सर। सर इस जवाब से ना रीजन भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। टॉप 5 का जो रीजन मिला है ना, ये अमेजिंग है सीरियसली। मेरा एक सवाल और है आशीष सर आपसे, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो गए कमाल के, तो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जैसे मैं थ्योरी सुन रही हूँ विक्रांत सर से, और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, जो उसका क्वालिटी एश्योरेंस है, राइट, वो भरोसा हो गया। सवाल ये उठता है कि अच्छे प्रोडक्ट आ गए सर, सर्विस जो है उसकी एश्योरेंस हम कैसे आपसे ले सकते हैं? उसकी क्या आप बेनिफिट बता पाएंगे कि एस्टोनिया के जरिए हमें कैसे बेस्ट सर्विस मिलेगी? पूनम जी, ये एक बहुत प्राइम एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस का, चाहे वो हम किसी भी ट्रेड में किसी भी प्रोडक्ट का व्यापार करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बननी आज चालू हो गई, लेकिन 2000 लगभग 2000 के आसपास, 99 या 2002 के आसपास इंडिया में टाटा इंडिका गाड़ी, पहली बार इंडियन गाड़ी डीजल प्लेटफॉर्म पे एक मॉडर्न गाड़ी बन के आई। रतन टाटा जी की वो पहली गाड़ी, और जब वो गाड़ी मार्केट में आने वाली थी, बहुत लोगों ने उनको कहा कि आप फेल हो जाओगे, आप ये चीज को इंडिया में बाहर की गाड़ियों से compete नहीं कर पाओगे, आप एक ऐसी चीज करने जा रहे हो जिसमें आपको इंडियन मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। बट उनका एक विजन था, एक सोच थी। वो सोच ये थी कि मैं गाड़ी लाने से पहले अपना नेटवर्क तैयार करूं, कि मैं गाड़ी लोगों के पास किस तरह से पहुंचाने वाला हूं। उस गाड़ी के सर्विस पार्ट्स जो है, अगर कभी भी ब्रेकडाउन आता है तो वो मेरी गाड़ी मार्केट में पहुंचने से पहले मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए, चाहे वो हमारे डीलर नेटवर्क के थ्रू हो या आउटसाइड फ्रेंचाइजी नेटवर्क के थ्रू। तो एक बहुत मेजर एस्पेक्ट आता है किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने का, वो है सर्विस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस, इट कम्स, आई वुड से, इन माय ब्लड। ये मेरे फादर ने अपना पहला ब्रांड लॉन्च किया था 92 में, ऑलमोस्ट के एग्जैक्टली 32 साल हो चुके हैं इस बात को। तो मैं जब से पैदा हूँ, मैं जब से काम संभालना शुरू किया, मैंने हमेशा एक ही चीज समझी है और सीखी है कि अगर आप सर्विस नहीं दे सकते तो धंधा मत करो, आप नौकरी करो। देखो, प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी बना के अपना उतार सकता है, लेकिन आप सर्विस नहीं दे पाओगे मार्केट में, लोगों की क्वेरीज नहीं सॉल्व कर पाओगे, मार्केट में एफिशिएंटली प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाओगे, उन लोगों के पास माल पहुंचने के बाद उनकी जो क्वेरीज है, उनके जो कंसर्न्स है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनके जो फर्दर क्वेश्चंस बहुत आएंगे मार्केट में। चाहे आप बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट हो, बेकार से बेकार प्रोडक्ट हो, मार्केट आज की डेट में इतनी एजुकेटेड है, लोग इतने एजुकेटेड है, अगर मुझे कोई चीज नहीं पसंद आएगी मैं तुरंत गूगल रिव्यू लिखता हूँ, मैं जोमेटो पे रिव्यू डालता हूँ कि इसका खाना अच्छा नहीं है, और अगर किसी का खाना अच्छा है तो मैं तुरंत डालता हूँ कि उसका खाना बहुत बढ़िया है। सो एक आज की डेट में हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस्ड हो चुके हैं, बट अगर हम उस टेक्नोलॉजी का अपनी सर्विस में यूज ना ले पाए तो वो हम पीछे रह गए हैं। इसका मतलब आज के समय में आपके पास चैट जीपीटी है, लोगों की नौकरी स्टेक पे है चैट जीपीटी के कारण, लेकिन सिर्फ वो कंपनीज और वो लोग जो चैट जीपीटी को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, वो आज एक टेक्नोलॉजी से बहुत सारे अपने चैलेंजेस सॉल्व कर पा रहे हैं। सिमिलरली हम जब सर्विस की बात करते हैं तो एक सर्विस मॉड्यूल है। अगर आप किसी भी मैनेजमेंट में पढ़ोगे तो उसमें जो सर्विस मॉड्यूल का पार्ट आता है, दैट सेज कि अगर आपका कस्टमर खुश है, आप एंड कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन डे वन से प्रोवाइड कर रहे हैं एंड योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड,
even if your product is 90% than what it should be, you have made a successful business. So, keeping core with our service, हम उस चीज को डे वन से आप बैक एंड पे जो चीजें चलती हैं आप उन चीजों से फेमिलियर नहीं होते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल से समझाऊंगा. जोमेटो आज की डेट में स्विगी जोमेटो या आजकल आपको खाना वो क्या चालू है ब्लिंकिट. ब्लिंकिट एक ऐसी चीज है, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. रात को 10 बजे मैं एक फंक्शन पे पहुंच, मेरे पास हम शगन देते हैं, शगन का लिफाफा नहीं. रात को 10 बजे मुझे स्विगी ने लिटरली 7 मिनट में शगुन का लिफाफा दिया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. मुझे 10 बजे सर्विस मिली, मुझे एग्जैक्टली टाइम ट्रैकिंग मिली कि वो आदमी कितने बजे लेके आ रहा है, कहाँ से लेके आए, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है. वो दुकान से उठा के लेके आ रहा है, वो अपने वेयर हाउस से लेके आ रहा है, कंपनी के बैकएंड पे क्या चल रहा है आई डोंट नो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई. और जहां लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो कंपनी जीत जाती है. वो कंपनी कभी मार नहीं खाती जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है. सो service is not only good management, good way of doing business, being ethical in your business. Service is a lot to do with your operations, how seriously you take your operations. आप बैकएंड में क्या क्या चीजें कर रहे हो जिससे कस्टमर के पास ट्रांसपेरेंसी है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, कस्टमर को पता है कि मेरे ऑर्डर के साथ क्या हो रहा है और मुझे किस तरह से डिलीवर हो रहा है. एंड दे आर डिलीवर्ड इन वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग. आज आप जोमेटो से माल मंगाओ, आप स्विगी से मंगाओ, आप ब्लिंकिट से मंगाओ, यू विल सी द बेस्ट पैकेजिंग. आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले हमने वो पैकेजिंग कभी देखी नहीं थी. आज जितनी पैकेजिंग में एडवांसमेंट आई है ये हम 5-7 साल पहले भी तो सोच सकते थे, बट उन्होंने सोचा, उन्होंने किया, एंड दैट इज व्हाई दे आर लीडर्स इन द बिजनेस एंड दैट इज पार्ट ऑफ देयर सर्विस. सो सर्विस में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है जो बैकएंड पे चलती है, जो ऑपरेशंस बैकएंड में चलते हैं. यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट एंड यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बट एज अ गुड कंज्यूमर यू हैव टू आस्क फॉर गुड सर्विस. और अगर किसी को भी किसी भी बिजनेस में गुड सर्विस मिलती है, आई थिंक दे शुड बी अप्रिशिएबल ऑफ व्हाट दे आर गेटिंग. तो या सर इस बार मैं फिर इसी सवाल पर थोड़ा एक्सटेंड करूंगा. नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या है कि ये भोले बाबा की बारात है. यहाँ नंग झनंग भी मिलेंगे, यहाँ पे कुछ खोपड़ी लेके मिलेंगे, कुछ सोफिस्टिकेटेड मिलेंगे. तो हमारे जो प्रोडक्ट्स जाने वाले ना इंडिया के कोने कोने जाने वाले अलग अलग लोकेशन पे. तो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी जो चैलेंजेस मैंने फेस किया, हर जगह जब पीक पे जाते हैं पता चला कि सामान ही आधी जगह नहीं पहुंच पाती. यानी कि जो डिलीवरी सिस्टम है और उसके बाद कस्टमर छोटी सी चीज बताता हूँ. हमारा एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ब्रीफ में बता. हमारा एक सॉफ्टवेयर जिससे मेरे पास स्टोर्स का, मेरे वेयर हाउसेस का, मेरे जितना भी इन ट्रांजिट है, कौन से कोरियर्स, कौन से ट्रांसपोर्ट, क्या क्या इन ट्रांजिट मेरा मटेरियल किस लोकेशन पे पड़ा है, मेरे पास उसका पूरा MIS आता है. MIS मीन्स रिपोर्ट. इतना मटेरियल किस लोकेशन पे है, किस लोकेशन पे कौन सी आइटम शॉर्ट है, कौन सी आइटम अगले 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 40 दिन में शॉर्ट होने वाली है. उस चीज की प्री वर्किंग, प्री कैलकुलेशन के साथ हम पूरी सप्लाई चेन को डिजाइन करते हैं. सप्लाई चेन सिर्फ प्रोडक्ट पहुंचाना नहीं होता, एक बार बार कंसिस्टेंटली करेक्ट टाइम पे पहुंचाना इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो मेरे पास, अगर मेरे पास प्लांट में 30 दिन का स्टॉक है माल बनाने का, मेरे वेंडर्स के पास अगले 30 दिन का माल एडवांस में होगा प्लानिंग में, मेरे वेयर हाउस में 40-50 दिन का माल, मेरे सब वेयर हाउसेस में उनके पास एटलीस्ट 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना मेरा ट्रांजिट टाइम है उसके डबल पीरियड का स्टॉक प्लेस्ड रहेगा ऑलरेडी. एंड दिस इज पार्ट ऑफ आवर सप्लाई चेन मैनेजमेंट. एक सर सवाल और है, ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट
ये नहीं समझ में आया सर। बहुत लोग मुझसे पूछे पानी नहीं निकलता क्या वहाँ पे, तो एक बार पूछ रहे थे क्या है ये। एक बार सर आप जरा इसको डिफाइन करिए। Zero liquid discharge plant is basically related to environment emissions. जिस तरह से जीरो लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज है, वैसे इसका पूरा नाम जीरो लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज मींस हम फैक्ट्री में लेट से दिन का 1 लाख लीटर पानी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक बूंद भी पानी फैक्ट्री से बाहर जो कि टॉक्सिक वाटर है या खराब पानी है या इनएडिबल वाटर है जो हम नहीं पी सकते, उस टाइप का पानी हम प्लांट से बाहर एक बूंद भी नहीं निकलने देते। दिस इज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट। हम जितना पानी कंज्यूम करते हैं उसको रिसाइकल करके हम उसको वापस, देखो इसका एक लॉजिक है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा सर्कल ऑफ लाइफ। जी यस यस पानी कहाँ से आता है? जमीन से, चाहे ट्यूबवेल से आए, कहीं से भी आए। हम अंडरग्राउंड वाटर सोर्स पे चल रहे हैं। अंडरग्राउंड हमने पानी लिया, हमने पानी जितना हमें चाहिए यूज किया, जितना पानी हमने वेस्ट किया उसको हमने वापस थिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया कि वो सेफ वाटर में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन गिविंग द सेम वाटर टू द ग्राउंड बैक। हम उसको गार्डनिंग में यूज करते हैं, अनसेफ वाटर को हम टॉयलेट्स में यूज करते हैं, बट हम किसी भी फॉर्म में पानी को प्लांट के बाहर नहीं जाने देते। क्या बात है सर। Right. अगर हमें पानी एक्सेस मिलता है हम उसको गार्डनिंग में यूज करते हैं ताकि वो हमारे वाटर टेबल में वापस चला जाए, और जो हम वापस दे सकते हैं अपने लेवल पे वो हम ग्राउंड को, अपने अर्थ को, अपनी धरती को वापस दे देते स्कीम एक्सेल सर स्कीम। ठीक सर, ठीक सर। सोनम और कोई सवाल? लगता है मुझे तो इतना ज्यादा जवाब दे दिया है आशीष सर ने कि मुझे लगता है कि क्या पूछूं अब। मतलब जितना सवाल था वो तो आधे से ज्यादा खुद ही दे रहे हैं पूरा कि ये ऐसे ऐसे क्या है ये। तो मैं इसी में ऐड ऑन करना चाह रही थी कि जब वो सप्लाई चेन की बात कर रहे थे तो मैंने नेक्स्ट सवाल का जवाब उनके पहले ही जवाब में था, बिकॉज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगी। प्रोडक्ट तो टाइम पे पहुंच रहा है हैं। लेकिन देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है। राइट राइट तो मैंने आपको वो पहले ही बता दिया यस कि ये पूरी चेन है और वो चेन कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। तो अगर आपकी सप्लाई चेन प्रॉपर है तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली सब जगह प्रॉपर रहेगी। हम डाउन द लाइन किसी को फोर्स नहीं करते, बट हम उस चीज को रेगुलेट करते हैं। अगर मेरा औरंगाबाद लोकेशन से किसी प्रोडक्ट का मेरे पास प्रोजेक्शन है कि अगले 4 महीने में, 2 महीने में या 10 दिन में इतनी इस प्रोडक्ट की सेल होने वाली है और वहां पे स्टॉक नहीं है, लेकिन मेरे पास इंदौर लोकेशन पे स्टॉक पड़ा है, तो मैं इंदौर से औरंगाबाद तुरंत भेज दूंगा कि वहां पे प्रोडक्ट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली 2 दिन में अचीव नहीं होता, इट इज अ प्रोसेस। उसको अचीव करने के लिए हमें डेटा चाहिए, सेल का डेटा। हमें अगर पता होगा औरंगाबाद लोकेशन से इतने प्रोडक्ट इतनी जगह पे बिकने वाले हैं तो हम हमेशा वहां उतना स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे। बट वो डेटा आने के लिए 2 से 3 महीने, मैंने आपको इनिशियली एक बार बात कही थी कि 3 महीने मुझे चाहिए इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। राइट उस पीरियड में मेरे पास जब डेटा होगा तो आप कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाओगे। सुपर कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कोई एक आधा प्रोडक्ट आपके 100 प्रोडक्ट में से शॉर्ट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग नोबडी, ऐसी कोई भी, चाहे वो आप टाटा पकड़ लो, यूनिलीवर पकड़ लो, कोई भी कंपनी पकड़ लो, कुछ एसकेयूज कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, बट इट विल नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आपके पास 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक रह सकता है, लेकिन तीसरे दिन में माल पहुंचा दूंगा, चाहे मुझे किसी भी फॉर्म में पहुंचाना पड़े। सर 2 दिन को तो हम शॉर्ट मानते नहीं, हम अपने घर रख लेते थे सामान। तो बस उससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। सर एक सवाल आउट ऑफ द बॉक्स है फिर भी। मार्केट वैल्यू की बात करूं तो कितने का प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी हमारी है अभी? मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं, नॉट आपकी लागत वैल्यू की बात कर रहा हूं। आपकी बेचने की कितने की कैपेसिटी है? सर अभी तो हम लगभग मैं अपनी टीम मैं आपको एक बात बता सकता हूं। किया था मैं आपको एक छोटी सी बात है जी। जितनी इंडिया की इंडियन कंपनी की
लार्जेस्ट सेल है अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग, उतनी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी। सुपर सर। तो आप नंबर 1 बनना चाहते हो, उतना माल हम बना सकते हैं। क्या बात है सर, थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब तैयारी बहुत लंबे समय की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैं बोलूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ पर अब एक कॉमन सवाल मैं करना चाहती हूँ दोनों से। हमारे 2 डायरेक्टर हैं, मिस्टर आशीष गुलाटी सर और डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर। बिकॉज इस इंडस्ट्री में लोग एक इनकम के लिए आते हैं जिसे बोला जाता है पैसिव इनकम, और मैंने इसे एंजॉय भी किया, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं। मैं इवन पूरा इंटायर डायरेक्ट सेलर, आप दोनों से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट के साथ ये सवाल पूछ रहा है, एस्टोनिया 1 का विजन कितना लॉन्ग, कितना बड़ा, और एज अ डायरेक्ट सेलर हित की मैं बात करूं तो कैसा है? जी सोनम जी, हाँ, इसमें मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक विजन की बात आती है तो वो सबसे पहले आती है कि आपकी तैयारियाँ क्या हैं उस विजन को फीड अप करने के लिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे तैयारियों की, और मेरा मानना है कि तैयारियाँ ही आपको मजबूत, सारी चीज़ों में मजबूत रखती हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लोगों को एम्पावर करके खुद को एम्पावर करने का बिजनेस है। पहले लोग एम्पावर होते हैं, तब आप खुद इसमें एज ए ओनर एम्पावर होते हैं। तो जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो वो आज लगभग 9% के आसपास ओवरऑल चल रही है, 8 से 9% के आसपास चल रही है एज पर द डाटा। सो हमारा विजन सिंपली ये है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, जहाँ तक पिछले 7 साल से मैं बीइंग ए पार्ट ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में बोलूँगा आप लोगों के साथ, तो इसमें मुझे इतनी अपार संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि ये बिजनेस जो है उसमें ना तो किसी को आप फोर्स करते हैं पैसा लगाने के लिए, ना इसमें आप सैलरी बांटते हैं, ओनली आप लोगों को होप देते हैं, ड्रीम देते हैं। तो लोग इसमें अपनी पैसिव इनकम ढूंढने की बात करते हैं। तो कितना पॉजिटिविटी और ड्रीम का मैं बिजनेस बोलूँगा, कितनी बड़े ड्रीमर लोगों का बिजनेस है। तो ऐसे में हमारे भी ड्रीम छोटे नहीं हैं। हमारे ड्रीम यही है कि जो IDSA के डाटाज हैं, 60% आपका हेल्थ केयर का चलता है, और 25% के आसपास आपका पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक, और 15% आपका मिसलिनियस जो प्रोडक्ट्स हैं जो चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीधा सा विजन ये है कि हेल्थ केयर में हम ऑलरेडी एक कस्टमाइज चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, चाहे वो जीन से जीनियस होने की बात कर रहे हो, चाहे वो सिंपल से अच्छे फ्लेवर की बात हो, या सिंपल जेनरिक प्रोडक्ट से या फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट की बात हो। इसी साथ दूसरा पिलर जो है, जो पर्सनल केयर कॉस्मेटिक, और जहाँ तक एज ए यंगस्टर, एज ए यंग एंटरप्रेन्योरशिप, उन सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेशली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारा पर्सनल केयर कॉस्मेटिक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत संभावना है ग्रो करने की। और देखिए, एक ऐसा तबका है जो पर्सनल केयर और अपनी खुद की ग्रूमिंग करता है, तो उसकी अच्छी पेइंग कैपेसिटी भी होती है, तो वो ब्रांड कॉन्शियस भी है। तो हमारा सीधा विजन ये है कि एक दिन हम एस्टोनिया 1 को आने वाले टाइम में ऐसा बनाएंगे कि पर्सनल केयर भी लोग हमारे से आगे से यूज करें एज ए ब्रांड, उसकी ऐसी इमेज, ऐसी उसकी चीज़ें हम लेके आएंगे। सो हेल्थ और पर्सनल केयर को, हम दोनों पिलर को हम साथ लेके चलने वाले हैं। पर इसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री के कार्डिनल्स रूल हैं और एक आपका सिस्टम है, ये यदि साथ नहीं लेके चले तो कोई भी कंपनी कितना भी बड़ा विजन क्यों ना रखती हो, कार्डिनल्स रूल यानी कि यहाँ हर लीडर का मान सम्मान, टाइम पे पे आउट, टाइम पे उनकी ट्रेनिंग्स, और आने वाले टाइम में डे टू डे आपकी जो चीज़ें हैं वो आप मजबूत करते चलें। और मैं सिंपल सा मानता हूँ, देखिए मैं हर बार हर मीटिंग में की बात बोलता हूँ, जूते पहन के कोई पैदा नहीं होता, यही सीखने पड़ते हैं। इस इतना सिंपल बिजनेस है, इसमें लोगों की बस सुनते जाइए और जो पॉजिटिव फीडबैक है उनको करेक्ट करते चले जाइए, तो अपने आप ही आप इतने बड़े हो सकते हो। क्योंकि ये बिजनेस एक बार स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगता है, पर जब मल्टीप्लीकेशन, जो कि एज ए नेटवर्कर आप लोग जानते हैं, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो उसमें सप्लाई चेन जो है ना वो ऐसे खींचना स्टार्ट होती है, जैसे कि अपने लास्ट टाइम देखा था। तो इसमें अब हम हमारे हाथ ना वो वाले हो गए हैं, अलग अलग हाथ हो गए हैं कि आशीष जी इज वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड व्हाट वी आर इन स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, प्रमोशन, ट्रेनिंग्स,
ये सारी चीज़ें एक अच्छा एक टीम वर्क बन रहा है यहाँ पे, एक अच्छी टीम बन रही है जहाँ पे 4P होता है। आप जैसे पहले P की बात करें तो जो हम प्रोफाइल की बात करते हैं, 2 टाइप की प्रोफाइल मुझे समझ में आई। हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के जगत में अलग अलग तरीके से हम बताते हो, हो सकता है मैंने अनमैच्योरिटी में अलग तरीके से प्रमोट की हो किसी टाइम पे, पर मुझे ये समझ में आया प्रोफाइल एक वर्चुअल है जो नेटवर्किंग में काम नहीं आ रही। हो सकती है बहुत बड़ी प्रोफाइल हो किसी नेटवर्किंग कंपनी के पीछे, पर एक प्रोफाइल है वर्किंग प्रोफाइल, जो कि स्क्रीन पे भी दिख रही है, वर्किंग प्रोफाइल जो आपने सुना एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे प्रोफाइल वर्किंग वाली है, और वो छोटी मोटी वर्किंग वाली नहीं, जो बेस है हमारा सप्लाई चेन से लेके हमारा प्रोडक्शन हाउस, उसके बाद आता है आपके प्रोडक्ट्स। आप पहले भी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अच्छी तरीके से सर्व करने का, अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ, अच्छी पैकेजिंग के साथ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी आदमी इस क्लास में 60% नंबर लेता है तो अगली क्लास में वो 65-70% की हम हमेशा तैयारी करके चलता है कि नेक्स्ट, तो किसी भी इंसान को नेक्स्ट ही तैयारी करता है। तो अभी नेक्स्ट तैयारी है प्रोडक्ट की, चाहे वो पैकेजिंग आप देख रहे हैं, फॉर्मुलेशन देख रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट सेट है। अभी आप लोगों को फील्ड में देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो खुद ही आपको एज ए प्रमोट करने के लिए आपकी जुबान पे चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता प्लान भी हमने लास्ट टाइम का जो लास्ट प्रोजेक्ट में जो प्लान किया था उससे कहीं बेहतरीन प्लान अब जो आज समय की डिमांड है उसके अनुसार फाइन ट्यून किया है। इसके अलावा 4 जो चौथा P है जिसको लोग कम देखते हैं पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द पीपल हु इज प्रमोटर एंड हु इज इनटू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, क्या ओनली फेक, मतलब जिनको जो एक्टिव लोग नहीं है, मैं फेक नहीं बोलूँगा, एक्टिव लोग हैं या नहीं है। तो हम सारे 40 के आसपास की ही वो यंगर जनरेशन आप जिसको बोल सकते हैं इंडिया में, यूथ में भी नहीं आए, यूथ तो इंडिया में 40 साल प्लस वाले को माना जा रहा है। सो इस उम्र में विजन, ड्रीम, एनर्जी सारी चीज़ें साथ देती हैं, आपके जॉइंट साथ दे रहे हैं, आपके ब्रेन, आपकी आई साइट, आपका हार्ट, आपका ब्लड प्रेशर, सब कुछ तो फिट है इस एज में। तो पीपल यानी कि हमारी लीडरशिप और मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं, ये पिलर भी आप सारे लोग देख पा रहे हैं। तो चारों P यहाँ तंदुरुस्त दिख रहे हैं और एक अच्छी टीम बनने जा रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं इनवाइट भी करना चाहूँगा जितने भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर है, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग से पहले, प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर है, आप सब लोगों का यहाँ पे हम हार्टली वेलकम करते हैं इस प्रोजेक्ट में। आइए, हाथ मिलाइए, जरूर एक दिन हम साथ मिलके कामयाब होंगे और आपका अनुभव हमारे साथ बहुत पॉजिटिव होने वाला माय डियर फ्रेंड, बहुत पॉजिटिव। और जितने भी हमारे साथ ना भी काम करें, आप सब लोगों को भी मैं वेलकम करना चाहूँगा। जरूर अपनी ब्लेसिंग हमारे पे रखें, हम जरूर कुछ ना कुछ बेहतर इस इंडस्ट्री के लिए कर पाएंगे। जरूर इतनी कोशिश हमारी रहेगी कि कल जो S21 एज ए ब्रांड उभर के नजर आएगा तो एक दिन पूरी इंडस्ट्री में ये होगा कि ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो यही हम चाहते हैं और इसी एजेंडे के साथ, इसी विजन के साथ हम इस मार्केट में आए हैं और प्रोफेशनली आए हैं, क्योंकि मुझे काम यही आता है। आशीष जी को प्रोडक्ट बनाने का काम यही आता है, मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा और काम करेंगे। आपको पूनम जी, अखिलेश जी, आपको काम यही आता है। जिनको काम ही यही आता है उसके अलावा और करें क्या भाई। और यदि उनको सजेस्ट करेंगे तो जरूर आप लोगों को के साथ हम बैठने का भी मौका मिलेगा। तो सबको इनवाइट कर रहा हूं मैं, इस सिस्टम का हिस्सा बनी, एक दूसरे के साथ बैठिए। और जितने भी पार्टिसिपेंट और जितने भी हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, सबको हम रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, किसी के लिए हमारे अंदर कोई हिस्सा दवेश नहीं है। सबसे यही उम्मीद करूंगा कि आप भी अपनी ब्लेसिंग हमारे पे रखें। हम हमारी इस जर्नी में आप साथ ना दे पाए तो जरूर आप अपना आशीर्वाद जरूर दें। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से तो यही है, तीनों P बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो हम सबसे पहले दिखाते हैं। सर चौथा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है हम मार्केट वाले, आप प्रोफाइल वाले उधर के, आप इधर वाले। आप नॉन स्टॉप पर मार्केट में हमारे कुछ साथी ने कल कुछ डिसीजन लिया, उनके बॉटम से आज फोन आने शुरू हो गए कि सर धोखा हमें मिल गया, हम तो सर दुनिया के साथ हैं, हमके मोस्ट वेलकम आइए, क्या दिक्कत है। तो सर बहुत मजा आ रहा है, और सच में धोखा और मौका दोनों साथ चलते हैं। मैं इसको ना तो धोखा ना मौका बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि अपना अपना कनेक्ट कीजिए, सही गलत को बॉटम की खुद की जर्नी को प्लान कीजिए। जी जी, जो दुखी थे उनके शब्द थे, हमें कोई नहीं आई सर, मोस्ट वेलकम, हम काम तो यहीं बैठे हैं। सुपर। मैं एक सवाल और करना चाहूंगी सर, जिसका मुझे तहे दिल से इंतजार होगा मैनेजमेंट से,
क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली ना एथिकल प्रैक्टिस को जो है बात करती हूँ, एथिकल प्रैक्टिस। और मैं अभी एस्टोनिया मैनेजमेंट से ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा आदमी ही बड़ा बनेगा, अमीर ही अगर अमीर बनेगा तो दुनिया में फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक आम आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग, और आम आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब बनेगा जब कंपनी एथिकल प्रैक्टिस करेगी। यानी कल 2028 में अगर कोई बहुत ही सुपीरियर लीडर आते हैं तो क्या उन्हें पोजीशन जो आज काम कर रहे हैं उनके ऊपर दे दी जाएगी? देखिए, सुपर पोजीशन और हेलीकॉप्टर एंट्री किसी भी भाषा में बात कीजिए, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी के लिए नहीं है। मान सम्मान सबका रहेगा। जब काम करने की बात आएगी तो वो फ्रेशर की तरह ही काम करेगा, चाहे उसका एक्सपीरियंस पहले कितना भी कुछ क्यों ना रहा हो, चाहे वो कहीं पे कुछ ना रहा हो। हाँ, उसके हिसाब से जो उसकी रिस्पेक्ट है, उसका प्रमोशन है, वो जरूर उसको हम देंगे। बट काम करने का तरीका जो रहेगा, जो जैसे आएगा उस तरीके से ही, वो सुपर नहीं आएगा, वो ऊपर नहीं आएगा, वो हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं आएगा। जो हम, क्योंकि पैसिविटी या आप लेवरेज इनकम की जहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कार्डिनल बनता है कि वो जो जिस टाइम पे आए उसी के टाइम हिसाब से ही वो उस कंपनी में उसको पोजीशन मिले। तो डे फर्स्ट से यहाँ पे क्लियर कट एज ए मैनेजमेंट होने के नाते मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, कोई हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं, कोई किसी का माई बाप नहीं, एक सिस्टम है, एक बिजनेस है, और हम सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। ये यहाँ पे किसी के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ सुप्रीम है, यहाँ ये एक फैमिली है, और फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, पर यहाँ पे वो वाली चीज़ें नहीं होने वाली, खिचड़ी नहीं पकने वाली। क्योंकि ब्रेड बटर की लड़ाई किसी के लिए नहीं है यहाँ हमारे लिए, कि भाई हम ही ब्रेड बटर के लिए सफ़र कर रहे हो तो हमें चिंदी चोरी करनी हो, इसलिए नहीं आए हैं हम। यहाँ बेस्ट देने आए हैं और बेस्ट करने आए हैं। सुपर सर। बस एथिक्स में एक चीज और पूछना चाहूंगी सर, डायरेक्ट सेलर बहुत मेहनत से काम करता है सर, तो जो उसकी पे आउट है वो ऑन टाइम, मैं इसका क्या आश्वासन चाहूँ? क्योंकि मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा देखा है, लेकिन मैंने पिछले महीने ये देखा है कि स्टेटमेंट तक नहीं बनी, राइट? देखिए, पिछली वाली चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग। विक्रांत जी, मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ। एक चीज मैं फिनिश करना चाहता हूँ आशीष जी, जी। डायरेक्ट सेलिंग का कहाँ से क्वेश्चन होता है। सॉरी टू से, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, पहले यहाँ लोग बिजनेस लाते हैं फिर लेके जाते हैं। यस। तो डिले होने का, लेट होने का मुझे लगता है कोई मतलब ही नहीं बनता, वो फिर आप माइंड चला रहे हो। तो यहाँ एक डेट जो निर्धारित है हमारी, उसी डेट के हिसाब से ही हमेशा पे आउट, क्योंकि पहले आपने सेल दी है उसके बाद आप मांग रहे हैं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में ये नहीं है कि आपकी तनख्वाह चल रही है उसके बाद आप सेल जो ला रहे हो टारगेट पूरे होंगे या नहीं होंगे। यहाँ तो ऑलरेडी प्लान है, जिस बिजनेस प्लान है उसके ऑलरेडी उसके हिसाब से आप सेल बुक करते हो, फिर आपको उम्मीद नहीं करनी है, आपका वो राइट है, और आपका राइट जो है वो राइट टाइम पे वो देना हमारी जिम्मेवारी है, और इसके लिए हम पहले से भी करते आए हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आशीष सर, आप भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, प्लीज? जी प्लीज। मैम, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये एस्टोनिया नाम ऐसे ही नहीं आया, ये एस्टोनिया का नाम जुड़ा हुआ है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी पेमेंट्स टाइमली नहीं देंगे। कहीं से भी कुछ भी होगा, आपकी पेमेंट्स हमेशा टाइम पे होंगी, नाम जुड़ा हुआ है। तो आप उस चीज को बिल्कुल, ये तो 1% भी आप अपने ख्याल से निकाल दीजिए कि पेमेंट टाइम पे नहीं होगी। ऐसा है, इट इज नॉट, जैसे उन्होंने कहा था, हम अपने ब्रेड एंड बटर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं एक बड़े विजन से, टू अचीव समथिंग, टू मेक अ बिग नेम इन द मार्केट। एंड अगर ये एस्टोनिया नाम आया है तो इट इज अ ग्रुप कंपनी फॉर ऑल ऑफ अस। विक्रांत जी, मैं, प्रदीप जी, हम तीनों साथ में हैं, एंड इट विल बी एनी टाइम एनी डे आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका जो पे आउट्स है दैट will be on the same date, same time, every time. Superb, sir, superb, superb. Now, विजन और मिशन का था सर, वो कनेक्टिंग सवाल था, तो मैं उसमें विजन मिशन आपके जरिए भी लेना चाह रही थी। 2 लाइन, कोई 3 लाइन आपके अकॉर्डिंग? मैम, मेरे तो ऐसा है, मेरा विजन बहुत
मैंने एक किताब पढ़ी थी, द टोयोटा वे। उस दिन मैंने बहुत कुछ सीखा उस एक किताब से, उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी सर्विसेज, उनकी डिलीवरीज। और मेरे लिए उस दिन लाइफ का एक विजन था कि कुछ भी करें तो नाम टोयोटा जैसा बना। रिलायबिलिटी में दे आर वर्ल्ड नोन, आप कहीं भी चले जाओ। एंड आई हैव अ वेरी सिंपल विजन विद एस्टोनिया वन। आपने मेरे से पूछा था कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों? डायरेक्ट सेलिंग इसलिए क्योंकि ये इतनी कनेक्टिंग मार्केट है। आज हम लोगों से जब जुड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम डायरेक्टली 10,000 5,000 लोगों से एक इवेंट में मुलाकात कर सकते हैं। हम सबको अपने विजन को, अपने फ्यूचर को, अपने मिशन को कनेक्ट कर सकते हैं सबके साथ। इसीलिए लोग आपके साथ जुड़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग कंपनी के साथ बाद में और लीडर या मैनेजमेंट के साथ पहले जुड़े होते हैं। राइट। एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि आप डायरेक्टली जुड़े हुए, यस। आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो। एंड विजन इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। ये कुछ छोटा करने के लिए नहीं हम तीनों ने हाथ मिलाया है। जो भी होगा बहुत बड़ा हो और बहुत ही सिस्टमैटिक वे से होगा। जब मैं आपसे सप्लाई चेन और इन सब चीजों की बात करता हूँ, आई कैन एश्योर यू वन थिंग। देखो, आप सबको एक बात मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग में इनिशियली यू गेट अ बेटर पोजीशन, एंड आई कैन एश्योर यू वन थिंग राइट नाउ, 4-5 साल डाउन द लाइन आप एस्टोनिया को, मैं टॉप तो नहीं बोलूंगा, बट टॉप 3 में डेफिनेटली देखो। क्या बात है दैट इज माय 100%। पर्सनल गोल, माय ड्रीम यू कैन से। एंड ये मेरा पर्सनल एक एजेंडा है कि मेरी डिवोशन इसमें इस समय या हर समय इतनी रहने वाली है। मैं इसको बहुत ही पर्सनली, हम तीनों लोग जी जान लगा के इस पर लग चुके हैं। हम इसको छोटे मोटे के लिए नहीं कर रहे, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। एंड यू all will see, you all will endeavor, and you all will cherish the journey. I'm very sure. थैंक यू सर एक सवाल आ रहा है सर, लास्ट सर एक सवाल पूछूंगा लास्ट में कि आप सर 2 जनरेशन या 3 जनरेशन से इस फील्ड में हैं, तो वो सारा पूछ रहे क्या है वो सीन उसका मैन्युफैक्चरिंग में? Generation से हम मैन्युफैक्चरिंग में जी currently I am heading Estonia, एंड ये एस्टोनिया बनाया भी मैंने ही था। 2017 में मैंने एक कंपनी फॉर्म की, 18 में मैंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, 19 में हम प्रोडक्शन में आए थे विद दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो मेरे इन माय प्रीवियस जनरेशंस इट वाज द सेम बिजनेस, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर एंड आयुर्वेदा। तो ये चारों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आई कैन वेरी प्राउडली से कि ये मेरे डीएनए में है। वाओ। मैं उस पूरे ब्लेंड को लेके आपके साथ आया हूँ। एंड डेफिनेटली ऑन द सर्विसेज पार्ट एंड ऑन द प्रोडक्ट लाइन आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग मिलने वाला है। एक बार प्रोडक्ट आपके हाथ में आने दीजिए, अब तो कुछ घंटों की बात है। काउंटडाउन आई थिंक सो मेरे लिए तो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ घंटों में प्रोडक्ट आपके पास आएंगे, कुछ घंटों से, आई मीन ये ज्यादा घंटे हैं, इतने कम घंटे मत गिनिए गाइड ने, ये 100 घंटे का बफर है। मेरे लिए तो घड़ी चालू हो गई है, बट प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आने वाले हैं आपके पास। एंड एक कंसेप्ट और है जो अभी विक्रांत जी आपके साथ शेयर करेंगे, इट इज डर्मा आर्ट। यस। यस डर्मा आर्ट का आपने शायद नाम सुना होगा, बट डर्मा आर्ट के अंदर जो कंसेप्ट हम लेके आ रहे हैं, दैट इज अगेन वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस। डर्मा आर्ट में आप जो रेंज, जो सीरीज देखने वाले हो, वो आपके एवरीडे यूज में आने वाली है। एंड दैट इज टोटली 100% sensual and therapy based. When I say sensual, it touches your sensory. देखो, आज की डेट में मार्केट में हजारों टूथपेस्ट है, हजारों क्रीम्स हैं, हजारों फेस वॉश है, लेकिन उस फेस वॉश का क्या फायदा जो आपको लगा के मजा ही ना आए।
मैं उस चीज में बिलीव करता हूँ। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो असर करे और साथ में आपको लगाने का बार बार उसी प्रोडक्ट का मजा है। आपको लगे कि यार मुझे टूथपेस्ट करनी है तो यही करनी है, मुझे कोई दूसरी टूथपेस्ट। मेरे पास लोग आते हैं, दुनिया आती है, सर हमें सेंसोडाइन चाहिए, सर हमें कोलगेट टोटल चाहिए। तो मैं वो सारी चीजें, अपनी सारी रिसर्च को एस्टोनिया 1 में डाल रहा हूँ। उसमें नाम मेरे लिए जो एस्टोनिया का जो फीलिंग है, जो उसके लिए मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी मेहनत है, और अब हम सब लोग उसमें जुड़े हैं, तो उसमें जो भी हम डालने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन कमिंग मेनी मेनी ईयर्स। आई एम वेरी श्योर। हम इतना विजन लेके चले हैं अगले 5 साल 10 साल का, कि अगले 10 साल में जो चीजें मार्केट में लोग सोच पाएंगे वो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिलीवर करें। प्रोबायोटिक पेस्ट इंडिया में पहली बार बनाने वाला एस्टोनिया था, उसको फॉर्मुलेट करने वाले हम थे। इंडिया फर्स्ट प्रोबायोटिक एस्टोनिया ने बनाई थी टूथपेस्ट। Yes. तो इस तरह की बहुत सी इनोवेटिव चीजें, बहुत सी चीजें जो आज आप रिटेल में देखोगे। परफोरा आया है आज से 1-1.5 साल पहले, दे हैव ब्रॉट प्रोबायोटिक टूथपेस्ट कंसेप्ट, हम लेके आए थे। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम लेके आएंगे आपके सामने, आप उसको यूज करोगे, एंड आई एम वेरी श्योर, वेरी सर्टन यू विल लव द प्रोडक्ट। आप वो उसको यूज करने का बार बार मन करे। दैट इज माई चैलेंज, पर्सनल चैलेंज, कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हर किसी को, देखो मैं ये नहीं कह सकता, जब मैं हर किसी को कह रहा हूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 150 करोड़ की जनता को वो पसंद आएगा। लेकिन 150 करोड़ में से अगर मैंने 70 करोड़ का भी दिल जीत लिया तो मैं एक मानता हूँ कि वो प्रोडक्ट लाजवाब। और Yes. मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो आपका मन करे कि मुझे यही यूज करो, एंड एट द सेम टाइम इट हैज टू बी अफोर्डेबल। आई एम नॉट वर्किंग ऑन लाइक अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। आप मार्केट में 50 रुपए 100 रुपए वाले प्रोडक्ट को 500 रुपए का करके बेचो, वो मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। ना वो स्ट्रैटेजी हम में से कोई भी उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। हम प्रोडक्ट को अफोर्डेबल लेके आएंगे, आपके रेगुलर, डायरेक्टली आप मार्केट से कोलगेट खरीदते हो या कोई भी और टूथपेस्ट खरीदते हो, आपके सेम बजट में वो प्रोडक्ट आना चाहिए, बट इट हैज टू हैव द वैल्यू, द फील एंड द एफिकेसी ऑफ Yes. a world class। Super. थैंक यू सर। Real कॉन्फिडेंस product कैसे based, बूस्टअप हो गया आज? real product based company, यस यस। real ethical Real- company. रियल कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेस्ड कंपनी। Yeah, super, 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 super. मैं मेरे जो फेसबुक साथी हैं जितने भी अभी जुड़े हुए हैं हमारे विक्रांत सर के आईडी से, पेज से, मैं अगर बोलना चाहती हूँ कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सच में एक अच्छी कंपनी की तलाश कर रहे हैं, अपनी कैरियर को बनाना चाहते हैं, माँ बाप के सपने हैं, समाज के लिए कुछ करना है, और आपको लगता है यार एक पारी और कि दम रखते हैं ना, तो रीस्टार्ट। साथ में फेसबुक कमेंट आया है, बहुत बड़ा होगा। फेसबुक पे कमेंट आया कि फाइनली एक हमें एक बहुत ही शानदार विजनरी डायरेक्टर मिले हैं, और फैक्ट्री विजिट करते ही समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है। सुपर सुपर। तो थैंक Thank you, यू sir. सो मच सोनम जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि पूरा 2-3 घंटे का एग्जाम ले लिया है। पासिंग मार्क्स तो हमारे आए होंगे, जरूर उम्मीद रखेंगे कि जनता जनार्दन जरूर पासिंग मार्क्स देगी, और यही आशीर्वाद की हम उम्मीद करेंगे। थैंक यू सो मच। और जब भी आप लोगों को लगे कोई भी चीज़ ऐसी है, तो हम हमेशा ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, जैसा आशीष जी ने बताया। तो कभी भी आप पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे कोई भी सवाल डाल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं भी आता होगा, कोई चीज़ हमें नहीं आती, तो जरूर आप लोगों से सीखने की, या जहाँ से भी रिसोर्सेज होगा उसको सीख के आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मच सर, विक्रांत सर एंड ऑल ओवर इंडिया, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आई वांट टू ऐड वन थिंग। खत्म करने से पहले, मैं लॉन्च इवेंट पे नहीं आ पाया। ये मेरे पास पर्सनली बहुत सारे सवाल आए कि आपकी कंपनी का इतना बड़ा इवेंट है, लॉन्च हो रही है, आप पर्सनली वहां क्यों मौजूद नहीं? ये सवाल आप नहीं, मैं खुद सवाल पूछ के खुद जवाब दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास बहुत बार मुझसे ये सवाल पूछा गया कि आप उस दिन वहां मौजूद क्यों नहीं थे, ऐसा कैसा क्या हो गया कि आपको वहां मौजूद
मतलब इससे बड़ी क्या चीज होगी। मेरी फैमिली में एक शादी थी जो कि मुंबई में थी। तो मेरा प्लान था कि मैं उस सेम डे आके वापस चले जाऊंगा, बट अब शादी जैसी चीज जो फैमिली में है, हम अपने जो काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारी फैमिलीज, हमारे सब रिलेटिव्स, रिश्तेदार जो सब आपके साथ, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उस चीज को, वो कमिटमेंट्स को हम कई बार नहीं इग्नोर कर सकते। इसमें ऐसी मेरा ध्यान, इसमें मेरा ऐसी दिल, चीज आप मेरा गलती नहीं you know, मानेंगे। ये अखिलेश जी, सोनम जी और मैंने और प्रदीप जी ने ऐसे ही रैंडमली 22 तारीख बोल दिया कि एक बड़ा दिन है, उसी दिन करेंगे। जी आपसे उसने पूछा नहीं था, इसमें हम नहीं मानेंगे। हमें तो मालूम है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, मुझे तो गलती की मालूम बात हुआ, है, आपने बताया यार मैं तो उस दिन तारीख फैमिली में गया था। कमिटमेंट्स के कारण मैं वहां उस दिन पहुंच नहीं पाया। बट मैं उस दिन फंक्शन पे होते हुए भी, मैं प्रदीप जी और विक्रांत जी से एटलीस्ट, मेरी आप फोन चेक करोगे 100 कॉल मिलेगी आपको, 50 विक्रांत जी की और 50 प्रदीप जी की। कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, सब लोग कैसे हैं। तो आई आई रियली मिस्ड बीइंग देयर। मैं वहां पहुंच नहीं पाया, बट आई एम ऑन इट डे एंड नाइट। अभी भी मैं अपने ऑफिस में, अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हूँ फॉर दिस मीटिंग। तो ऐसा नहीं है, ये काम जारी है, बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है। आप सबको धीरे धीरे जब चीजें अनफोल्ड होंगी, आपको सर्विसेज मिलेंगी, आपको वो चीजें प्रैक्टिस में आएंगी, नॉट इन वर्ड्स बट इन एक्शंस। तो मेरा एक बहुत इस चीज पे बिलीव है कि एक्शंस मैटर अ लॉट। आप अगर कुछ भी करते हैं तो वो दिखता है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा दिखेगा, बुरा करेंगे बुरा दिखेगा। उसको टाइम लगता है सामने आने में, बट अच्छी चीज, अच्छाई हमेशा सामने आती है। इट माइट टेक टाइम। अगर हम कभी भी नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव चीज फैलाने में ना एक दिन लगता है, और पॉजिटिव चीज को फैलाने में 1 महीना लग जाएगा। राइट। ये हमारा समाज इस तरह का हो चुका है। बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। अगर आप दिल से साफ हो, अगर आप अपने कर्म से साफ हो, आपकी मेहनत आपके साथ है, आपकी हिम्मत आपके साथ है, तो आज नहीं, कल नहीं, महीने बाद, साल बाद आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा, एंड आपकी मेहनत आपको सफल बनाएगी ही बनाएगी। यस तो काबिल हो तो कामयाबी तो मिलेगी। क्या बात है, यस। क्या बात है। ग्रेट सर, ग्रेट तो ग्रेट। एक मैसेज यहाँ मैं सर देना चाहूंगा, जो लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं, तो अभी काफी लोग, कई सौ लोग देख रहे हैं। तो सो आप आज नहीं कल ये वीडियो आपके पास जाएगी, और आप इस इंटरव्यू को या इस लाइव को ध्यान से समझने का प्रयास करना कि एक ऐसा प्लेयर यदि नॉर्थ इंडिया की फोर्थ ओनली 4 में से एक यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो 6 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है, यदि उनके ओनर इतने विजनरी हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके कि कैसे काम करना है, तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी हो, परेशान हो या एक प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करना हो, तो इससे अच्छी बात इसलिए नहीं हो सकती कि अभी ये प्लेटफॉर्म में स्टार्ट होने वाली है, अभी एग्जैक्टली हुई नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं प्री लॉन्च मीट अगेन। Take care, guys. Thank you very much. And I'm honored to be part of this conversation today. And I love you all.